सुप्रभात दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सहायक आचार्य 6 to 8 की एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी 18 जुलाई 2024 को। उसमें थर्ड शिफ्ट में पेपर थर्ड में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न आज मैं लेके आई हूँ। ठीक है, आज डील करते हैं उसके साथ। आ जाइए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरी बायोलॉजी की जो सेट सीरीज चल रही है जीव विज्ञान की, उसकी सेट 5 तक पहुंच गई है। सीरीज सेट 5 तक पहुंच गई, उसकी सेकंड पार्ट है ये। 2 पार्ट मैंने बनाया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें। एनिमल किंगडम पे, जंतु जगत पे मैंने 2 पार्ट बनाया है बायो का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का PYQ। चलिए, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक यूनिट है। ये किसका यूनिट है? इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। किसका यूनिट है ये पूछ रहा है सवाल में। देखिएगा, आपका 4 ऑप्शन है, डेंसिटी, मोमेंटम, फोर्स और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस को हम लोग को ढूंढने का जरूरत नहीं है। हम लोग देखिए पहले डील करेंगे क्वेश्चन ऑप्शन A 1, 2 और 3 में। ठीक है, डेंसिटी होगा कि मोमेंटम होगा कि फोर्स होगा। इसके लिए क्या करना है ना, तीनों का हम लोग क्या देखेंगे, निकाल के देखेंगे। जैसे डेंसिटी होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास के लिए हम लोग लिख लेते हैं kg, पर आपका वॉल्यूम है इसीलिए मीटर क्यूब। ठीक है, तो आई थिंक ब्लू कलर थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है, येलो कलर यूज करती हूँ। ठीक है, डेंसिटी फिर से लिख देती हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू kg मीटर क्यूब। ठीक है, मोमेंटम के लिए यूज किया जाता है mv, जस्ट डेंसिटी का ऑपोजिट है, इसमें डिवाइड किया जाता है। इसका यूज होता है मास के लिए kg। ठीक है, और वेलोसिटी में यूज होता है मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स के लिए यूज होता है, एक मिनट, फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, मास बाय एक्सेलरेशन डॉट m स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैंने सबका क्या किया, यूनिट निकाल दिया तीनों का। ठीक है, तीनों का यूनिट निकाल दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है किलोमीटर। किलोमीटर तीनों में है। ठीक है, तीनों के यूनिट में है। उसके बाद जो लिखा हुआ है ना, उससे पलट जाएगा और पता चल जाएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है पर सेकेंड। पर सेकेंड इसमें नहीं है सेकेंड, तो ये नहीं होगा, ये दोनों में है सेकेंड। अब यहाँ पे पर सेकेंड लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ एक ही सेकेंड के बारे में बात हो रहा है। इसमें सेकेंड्स नहीं है, बस 1 सेकेंड है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि फोर्स में क्या हो रहा है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, और वो वेलोसिटी होता है इसमें यूज, इसमें एक्सेलरेशन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा मोमेंटम। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई चलिए, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय डैश इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। ये चारों में से कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसके द्वारा, जिससे ड्रैग वाली, मतलब ड्रैग वाला कंडीशन आता है। ड्रैग मतलब क्या होता है, ड्रैग मतलब किसी को खींचना। ठीक है, घसीटना, खींचना बोलते हैं ना, डोंट ड्रैग योर सेल्फ, या ड्रैग मत करो, मतलब इंग्लिश में तो नहीं यूज करते ना, या उसको घसीटो मत, मतलब ड्रैग करना, घसीट के लाना। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट किया जाता है इस खाली स्थान के जगह पे, वो किससे वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट, किस चीज से, इसमें जो चीज है इसके द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स निकाला जाता है, जो सिचुएशन क्रिएट करता है आपका ड्रैग वाला। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में देखिएगा, फ्लूइड्स, वुड, प्लास्टिक और मेटल। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लूइड्स। ओके, क्योंकि वुड, प्लास्टिक और मेटल, आई डोंट थिंक सो कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का कोई उतना यूज होता होगा।
मतलब यूज होता होगा, लेकिन यहाँ पे ड्रैग वाला सिचुएशन है, घसीटने वाला, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, हम लोग जो फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसका जस्ट अपोजिट जो फोर्स लगता है उसे ही बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। उसी की वजह से हम लोग चल पाते हैं, खड़ा हो पाते हैं, वरना हम लोग गिर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट उसके एक फोर्स आ रहा है, ठीक है। दो फोर्स आ रहा है एक बॉडी के बीच में, जिसकी वजह से वो बॉडी हिल रहा है, मोशन में आ रहा है। जैसे आप देखिएगा, दो फोर्सेस है, एक मोशन है, एक है फ्रिक्शनल, ठीक है। और ये पुशिंग फोर्स ये अपने साइड से बॉडी लगा रहा है, ये पुशिंग फोर्स लगा रहा है, तब ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है मोशन में, और उसको मोशन से रोकने के लिए फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, ओके। अब देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एक्सर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ड्रैग जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, वैसे को बोला जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन एक फोर्स है फ्रिक्शन का। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड, मेनली लिक्विड और गैसेस वाले ऑब्जेक्ट में यूज होता है, मूविंग थ्रू देम, ठीक है। ये सॉलिड्स में नहीं यूज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ बोला कि इन तीनों में होगा, लेकिन फ्लूइड्स वाला सिचुएशन आपका ड्रैग में ज्यादा होता है, ठीक है। कैसे एग्जांपल में देखेंगे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे, क्या क्या? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, शेप क्या है उसका, किस तरह का शेप है उसका, या नेचर क्या है फ्लूइड का, लिक्विड में है कि गैस में है, ठीक है। फ्लूइड तो आप लोगों को पता होगा, एनीथिंग विच कैन फ्लो, ठीक है। वो गैस में भी फ्लो कर सकता है और वाटर में भी। जैसे बर्ड्स बॉडी इन एयर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। बर्ड्स जो एयर में फ्लाई करते हैं, ठीक है, उड़ते हैं, उनमें फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। और सेकंड क्या लिखा हुआ है कि फिश जो पानी में होते हैं, ठीक है, उनमें फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, उनमें भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये आपका हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये बर्ड्स वाला हो जाएगा गैसेस के लिए, ठीक है, जो लिखा हुआ था गैसेस में यूज होता है, और ये वाला यूज हो जाएगा आपका वाटर या फिर लिक्विड के लिए, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे ऊपर में एक एरोप्लेन है, ठीक है, दो फोर्सेस लग रहा है, एक एयर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, एक थ्रस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब थ्रस्ट होगा, अचानक से जो भी कोई भी चीज को अचानक से आप झटके से या धक्का से खींचते हो, ठीक है। अगर चला रहे हैं या एक्सीलरेटर वगैरह मारते हैं, ब्रेक नहीं मारते, तो अचानक से आप ब्रेक मारोगे तो क्या झटका मारता है ना, तो उसी तरह का फोर्स एक क्रिएट होता है यहाँ पे भी। और एयर रेजिस्टेंस है, मतलब वहां पे क्या होगा आपका, यही फ्लूइड वाला फ्रिक्शन। वाटर रेजिस्टेंस है मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब एक तरह से अपोजिट फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ड्रैग होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका होगा फ्लूइड। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, इन द सिनेरियो वेयर टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ऐसा होता है कि दो फोर्स है, ठीक है, दो बल है जो अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर कोई राइट एक्ट कर रहा है तो कोई लेफ्ट एक्ट कर रहा होगा, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, दोनों अपने के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो कुल बल होगा, ठीक है, कुल फोर्स, नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, ओके। ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन देखिएगा, द सम ऑफ two forces, the average of two forces, the difference between the two forces, force of larger magnitude। देखिए, जैसे कि दोनों जो ऑब्जेक्ट का फोर्स है, ठीक है, फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में तो कभी भी वो सम नहीं होगा, ठीक है, या फिर एवरेज भी नहीं होगा, या फिर लार्जर मैग्नीट्यूड भी क्रिएट नहीं होगा, बड़े परिमाण का बल नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट में है, मतलब एक दूसरे का अपोजिशन है। अपोजिशन में लॉस होता है कभी भी आपका
क्या नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 3, द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों का बलों के बीच अंतर होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डैश ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की प्रकाश का डैश कहा जाता है। कुछ होने की प्रकाश का डैश, स्प्लिटिंग ऑफ, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की प्रकाश का डैश किया जाता है। अच्छा, मतलब वही पूछ रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट मतलब विभाजित होना, अलग अलग होना। ठीक है, अलग अलग होना किसका, लाइट का, इस अपने कलर्स में, मतलब अलग अलग कलर्स में, उसे क्या कहा जाता है, डैश ऑफ लाइट। ये आपका लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर पढ़ा होगा तो। डिस्पर्सल ऑफ लाइट बोला जाता है इसे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। आंसर आपका होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, एक लाइट से स्प्लिट करके, ठीक है, स्प्लिट करके मतलब अलग अलग भाग में बहुत सारे कलर का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आप रेनबो में देखते हो, ठीक है, उसके ही फॉर्मेशन को कहा जाता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे एक व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट से आपने देखा होगा कोई भी व्हाइट प्रिज्म, यहाँ प्रिज्म दिखाया हुआ है, प्रिज्म अगर कहे तो थोड़ा थोड़ा किस तरह से डायमंड शेप में दिखता है, डायमंड नहीं होता, डायमंड के शेप में दिखता है। उसमें अगर आप व्हाइट लाइट को क्या करोगे, दिखाओगे, व्हाइट लाइट दिखाओगे तो क्या करता है वो शेड स्प्लिट कर जाता है बहुत सारे लाइट्स में। ठीक है, और वो जो स्प्लिट करके लाइट्स बनाता है वो रेनबो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ डिस्पर्शन नॉट डिस्पर्सल अलग चीज होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे नहीं कहा जा सकता है, सन को, मून को, फायर को या स्टार को। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एमिट करते हैं देयर ओन लाइट, जो अपना लाइट खुद बनाते हैं और खुद निकालते हैं, दैट इज द सन, द फ्लैश लाइट टर्न ऑन। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर हो गई होगी लेकिन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर मैं बता दूं, आप अगर मेरी वीडियो ध्यान से अगर सुनिएगा तो समझ में आएगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका खुद का अपना लाइट होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में होता है, जैसे सन। ठीक है, सन किसी से लाइट लेता नहीं, उनका खुद का लाइट होता है। ओके, फ्लैश लाइट लिखा हुआ है, उनका भी बैटरी के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, जिनका खुद का अपना लाइट नहीं होता है या इमिट नहीं कर सकते लाइट, वो है आपका मून, हमारे चंदा मामा। ठीक है, जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन उनका अपना कोई पहचान नहीं है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ लाइट। वो जो भी लाइट इमिट करते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर स्टार्स। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चंदा मामा हमारे। देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है रात। ठीक है, कितनी खूबसूरत पिक्चर्स दिख रही है मून की, लेकिन ये इसकी अपनी नहीं है। क्या कीजिएगा, यही जिंदगी है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है रस्ट ऑफ व्हीट। क्यों भाई, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मेरी, ये बोर्ड से तो अलग परेशान हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। गेहूं में रस्ट किसके कारण होती है, रस्ट। ठीक है, ऐसे अगर लोहा में बोलते हैं ना कि जंग लग गया है, ठीक है, यहाँ रस्ट लिखा हुआ है तो मतलब जंग नहीं लगता है, जंग की तरह दिखता है। ठीक है, इसीलिए उसे रस्ट बोला जाता है। आप अगर देखेंगे तो लोहा वगैरह में अगर रस्ट लगता है तो कुछ इसी कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है रस्ट ऑफ व्हीट। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि
गेहूं में जंग लग गया है। ओके, ये एक डिजीज का नाम है जो कि आपका वीट गेहूं के पौधों में होता है, जिसकी वजह से गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हार्म होता है कमर्शियली। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करवाता है ये डिजीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फंगाई या फंगी। फंगाई या फंगी जो भी बोलिए, यही कॉज करवाता है आपका वीट में वीट रस्ट जिसको बोलते हैं। और कुछ इस तरह से दिखता है, पत्ते को बर्बाद करना शुरू करता है। देख रहे हैं कि कैसे पीछे साइड में डॉट डॉट दिख रहा है, पत्ता उसका बर्बाद करना शुरू करता है। ये पूरे पत्ते में लग गया है रस्ट। ठीक है, ये फंगस है। फंगस की वजह से होता है ये, जिसमें प्रोडक्शन गिर जाता है गेहूं का और बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है फार्मर्स का। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड डैश फॉर एक्सचेंज फॉर गैस एक्सचेंज। देखिए, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, उनके पास लंग्स या गिल्स नहीं होते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी एनिमल किंगडम की वीडियो देखी होगी बायोलॉजी सीरीज की, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अबाउट इंसेक्ट, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, ठीक है, बहुत सारे एयर ट्यूब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, गैस एक्सचेंज में। देखिए, इंसेक्ट्स मेनली ब्रीथ करते हैं, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलिए या पार्ट बोलिए उनमें होता है, वो होता है स्पैरिकल्स। ठीक है, स्पैरिकल्स के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। वो सारे स्पैरिकल्स जाके मिलते हैं, एक नेटवर्क फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब जहां जाके मिलता है, मतलब ये सारे ट्यूब्स ही है ना, ये जाके एक जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है, एक जगह पे जाके आपका मिल रहे हैं, इस जगह पे जाके ब्लू वाले में जाके मिल रहे हैं, तो आपको नेटवर्क ही बोलेंगे ना उसे। तो उसमें जिसमें हेल्प करता है किसमें, गैस एक्सचेंज में, मतलब ब्रीदिंग में हेल्प करता है, उसे क्या कहा जाता है, स्पैरिकल नहीं होगा, क्योंकि स्पैरिकल आपका बाहर के तरफ उसका निकला हुआ पार्ट रहता है जो एयर को घुसने देता है। यहाँ पूछा जा रहा है जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, यहाँ पूछा जा रहा है एयर ट्यूब, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब पूछा जा रहा है। सिर्फ पूछा जाता है ना कि इंसेक्ट्स में ब्रीदिंग में कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो स्पैरिकल्स होता है, यहाँ स्पैरिकल्स नहीं होगा। ठीक है, डायफ्राम नहीं होगा क्योंकि ये आपका आता है एडवांस किंगडम में। ठीक है, यही होगा करेक्ट आंसर, ट्रैकियल, और नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर है आपका 3rd नंबर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ट्रैकियल या ट्रैकिया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच in the if the food is broken down with the use of oxygen it is called dash respiration। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर खाना को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, और उसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है या प्रेजेंट है, अच्छा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसमें ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है उस खाने को तोड़ने के लिए, उस रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है। एकदम सिंपल सा आंसर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग पढ़े हैं कि रेस्पिरेशन होता है 2 टाइप्स का, एरोबिक और एनारोबिक, जिसमें एरोबिक में आपका ऑक्सीजन यूज होता है, एनारोबिक में आपका ऑक्सीजन नहीं यूज होता है। ठीक है, ओके, चलिए ये कुछ एक्सप्लेन करने वाला चीज नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द, ठीक है, आप अगर कभी नोटिस कीजिएगा बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एक ही दिन में कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होने लगता है। क्रैम्प्स मतलब बहुत ज्यादा ऐंठने लगता है, ये दर्द देने लगता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, आइए आप जानते हैं कि उसका रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, excess supply of oxygen to the muscles, accumulation of carbon dioxide। ठीक है, देखिए
रीजन इसका ये है कि आपको ज्यादा एक्सरसाइज आप करते हो तो क्या होता है, आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा उतना ज्यादा आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब बॉडी क्या करता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बॉडी आप तुरंत एक एट द टाइम क्या हो रहा है ना, वो आपको क्या ऑक्सीजन नहीं बना के तुरंत दे सकता है। क्या ऐसा नहीं हुआ कि हम सांस लिए और पूरा एनर्जी तुरंत चला गया, नहीं, वो पूरी तरह से सिस्टमाइज वे में पूरे बॉडी में पहुंचाता है एनर्जी को, क्या बॉडी, ठीक है। तो क्या होता है, आप जब एकदम कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो बॉडी क्या मांग रहा है कि चलो हमको, मुझे क्या दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन की नीड है, रिक्वायरमेंट है, एनर्जी लॉस हो रहा है मेरा। आप थकते भी तो हो, ऐसा थोड़ी है कि बस मसल क्रैम्प करता है, आप थकते भी हो। तो क्या होता है ना, एट द टाइम बॉडी नहीं कर पाता है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा, तो वो क्या करता है, स्टोर फॉर्म में जो आपका लैक्टिक एसिड क्या में रहता है, मसल में स्टोर रहता है, उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको पेन का फील होता है, ठीक है, पेन फील होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन, ठीक है। इसका लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड जैसे ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करता है, क्या होता है, आपको पेन होना शुरू करता है, क्रैम्प्स आना शुरू करता है। लेकिन कुछ समय बाद आपको कुछ समय बाद अगर मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पेन कंटिन्यूस रहता है, वो टेम्पोररी रहता है, क्योंकि उसके बाद बॉडी क्या करता है ना, वो नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाता है, तो समझ में आ जाता है बॉडी को भी कि हाँ रिक्वायरमेंट अब पूरी करनी है, अब टाइम हो गया है, ठीक है। तो यही रीजन होता है। देखिए मसल क्रैम्प आता है तो कुछ इस तरह दिखता है। देखते हैं पिक्चर वगैरह में क्या क्या लेके आए हैं। पिक्चर वगैरह देखिएगा कि ग्लूकोज जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में पायरुवेट के फॉर्म में जाके स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का जब एब्सेंस रहता है तो पायरुवेट क्या होता है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो पायरुवेट ट्रांसफर होता है लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड, और वही लैक्टेट या लैक्टिक एसिड आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड इन मसल्स, ठीक है। क्या होता है कि अगर कंटिन्यूअस मतलब एकदम लगातार प्रोडक्शन हो रहा है लैक्टेट का, तो क्या होगा, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है आपका मसल्स में और जाके स्टोर हो जाता है वो, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। नीचे देखिएगा इन लिवर लिखा हुआ है, इन मसल्स और बीच में ब्लड है, ठीक है। ग्लूकोज ये एक साइकिल है, ये साइकिल बना हुआ है यहाँ पे, कैसे ग्लूकोज फॉर्म हुआ, फिर ग्लूकोज ब्लड से मसल्स में गया, फिर मसल से पायरुवेट में, फिर लैक्टेट में, फिर लैक्टेट अगेन आपका लिवर में आया, फिर पायरुवेट बना, फिर ग्लूकोज बना, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है which gases are released by burning coal and diesel leading to the formation of acid rain, ठीक है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो कौन सा गैस रिलीज होता है, ठीक है, कौन सा गैस निकलता है, रिलीज मतलब निकलता है क्या, कब, जब हम लोग कोल और डीजल को जलाते हैं, ठीक है, कोल और डीजल को जलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है और आपका ऑप्शन दिया हुआ है चार ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है। सेकेंड है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लास्ट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका क्या होगा आंसर, ढूंढने का कोशिश करते हैं इसका आंसर ढूंढने से पहले समझते हैं कि एसिड रेन क्या होता है, ठीक है। एसिड रेन देख लिए बेसिकली क्या होता है, एसिड रेन इज अ रेन दैट हैज अ हायर देन नॉर्मल एसिड लेवल, ऐसा रेन जिसमें क्या होता है, उसका रेन का क्वांटिटी जो वाटर का होता है उसमें एसिड का क्वांटिटी रहता है, नॉर्मल एसिड लेवल मतलब लो पीएच, जैसे पीएच पीएच वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें जैसे लोअर साइड में ये आपका होता है 7, 14 और ये हो गया आपका 1, तो लोअर साइड में आपका एसिड होता है और इधर साइड में बेस होता है। तो क्या होता है, इस साइड जा रहा है, लो पीएच मतलब एसिडिक रहेगा, ठीक है, एसिडिक फॉर्म में रहेगा। और इसका क्या क्या इफेक्ट है, इट कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में डैमेज करता है, प्लांट्स को डैमेज करता है, इवन एनिमल्स भी डैमेज होते हैं इसकी वजह से, ठीक है।
देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कैसे एसिड रेन हार्म करता है इकोसिस्टम को या फिर हमारे इन्वायरमेंट को। इवापोरेशन होता है, जैसे देखिए पहले देखिएगा कि ये फैक्ट्रीज वगैरह से क्या निकल रहा है, यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह से आपका NO2 और SO2 निकल रहा है। NO2 और SO2 क्या होगा, NO2 मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और SO2 मतलब सोडियम ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड निकल रहा है आपका फैक्ट्री से, वो जाके आपका किससे मिल रहा है, क्लाउड्स में जाके H2O से मिल रहा है। मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में, जो वाटर वेपर के फॉर्म में चला गया है क्लाउड्स में, उससे जाके SO2 और NO2 क्या कर रहा है, मिल रहा है, विंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये लाइट एनर्जी आ रहा है, लाइट एनर्जी उसे क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लाइट का एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, सनलाइट। और उसके बाद क्या होता है, रेन प्रोड्यूस होता है, जो इस बार थोड़ा एसिडिक फॉर्म में होता है क्योंकि यहाँ पे SO2 और NO2 इन्वॉल्व है, जो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2SO4 और HNO3, ठीक है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना रहा है, ठीक है। ये आपका ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में आपका गिरता है बारिश, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें एसिड का इन्वॉल्वमेंट है, ये सारे एसिड है, इसका इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए बोला जाता है एसिड रेन। तो बेसिकली कोल और डीजल को बर्न करने के बाद जो गैस निकलता है आपका, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। जैसे ताज इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बात किया ना, हार्मफुल इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताजमहल का जो कलर है वाइट कलर, वो शेड होने लग रहा है, येलोइश हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, एसिड रेन, ठीक है। ये उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पे कोल और डीजल ज़्यादा बर्न होते हैं, क्योंकि जिस एरिया में कोल डीजल ज़्यादा बर्न होंगे उस एरिया में एसिड रेन की चांसेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन, सोडियम धातु की स्टोर करना चाहिए, को होगा यहाँ पे, ठीक है, सोडियम धातु को स्टोर करना चाहिए। सोडियम स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, ठीक है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाला मेटल किसमें, पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा। उसको किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है कि खुले छोड़ दिया जाता है, या फिर केरोसिन में रखा जाता है, या अल्कोहल में रखा जाता है, ये चारों में किस में उसे रखा जाता है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से सोडियम का मेटल दिखता है, कुछ इस तरह से सोडियम का मेटल दिखता है, ये स्टोर्ड फॉर्म में है, ये बाहर रखा हुआ है, ठीक है, सिल्वर टाइप का थोड़ा थोड़ा दिखता है। अब देखिए सोडियम जो मेटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव धातु है, ठीक है, ये एलिमेंट है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ मतलब अगर वाटर है, एयर है, सब एयर मतलब ऑक्सीजन या कोई अदर गैस के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप सोडियम को स्टोर करके ऐसे रखोगे, मतलब इस तरह रखोगे, इस तरह नहीं रखोगे, तो क्या होता है कि वो ना एयर के कांटेक्ट में आके, एयर के कांटेक्ट में O2 के कांटेक्ट में आके, एयर में O2 के कांटेक्ट में आके वो रिएक्ट करता है O2 के साथ और कैच फायर, तुरंत आग लगा देता है या आग लग जाता है, ठीक है। इसीलिए स्पेशली उसे स्टोर करके रखा जाता है। किसमें स्टोर करके रखा जाता है, वाटर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाटर में भी वो तुरंत रिएक्ट करता है, ठीक है। ओपन खुला नहीं छोड़ सकते हैं उसे स्टोर करके अगर हम रख सकते हैं तो किस में रख सकते हैं उसे, केरोसिन में, ठीक है, अल्कोहल में तो और नहीं रख सकते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल में उसे स्टोर करके रखा जाता है, सोडियम पोटेशियम को भी रखा जाता है, ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसीलिए इन्हें स्टोर करके रखा जाता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक बार देखिएगा कि हमारी न्यू बुक आ चुकी है कंप्यूटर की, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की बुक आई है, 51 प्लस प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 1 है ये, और भी वॉल्यूम्स निकलेंगी, ठीक है। और सभी जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए बेसिकली ये बुक बनाई गई है। आप जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। दोनों में से कोई नंबर में भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑर्डर करने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप कोर्सेज खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी सबसे स्पेशल बुक जो थी हमारी झारखंड सामान्य ज्ञान, ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान के, इसमें भी वॉल्यूम 1 है ये, ओके ये भी वॉल्यूम 1 है, 50 प्लस प्रैक्टिस सेट है, इसमें 51 प्लस है, इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट है, ओके। और कितने क्वेश्चन है देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड 5000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 2500 है, मतलब 2500 है, 2500 कुछ प्लस प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, ठीक है। आप किसी भी नंबर पे कॉल कीजिए, 2 नंबर दिया हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, उस वाले में, और इसमें देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों सेम ही नंबर है, कोई भी एक नंबर पे कॉल कीजिए, ऑफिस की नंबर है। अगर आपको बुक नहीं मिल रही है बुक स्टोर में तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ भी अगर ऑफिस वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप जाके कोर्सेज खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, who out of the following first developed a system of classification of elements and entitled it as law of octaves, ठीक है। वो कौन था जो फर्स्ट डेवलप्ड किया था, ये चारों में से वो कौन था जो फर्स्ट डेवलप्ड अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सिस्टम, और उसको, उस सिस्टम को, या फिर मान लीजिए कोई लॉ ही है, उसको निकाला था और उसको नेम किया था एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इन चारों में से वो क्या, कौन थे जो वो किए थे। चलिए ये चारों में से कौन थे जानने से पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव होता क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, देखिए न्यूलैंड्स लिखा हुआ है, इसे आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा जॉन न्यूलैंड्स, ठीक है, आंसर ए होगा 1, ठीक है। जॉन न्यूलैंड्स इसका करेक्ट आंसर है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव के लिए उन्हें ही जाना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उनके लॉ के, लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग, ठीक है, एलिमेंट्स जैसा एलिमेंट्स स्टार्टिंग में क्या होला, पीरियोडिक टेबल एकाएक नहीं बन गया था, उनको उससे बनाने के लिए बहुत सारे डिस्कवरी हुए थे, बहुत सारे एलिमेंट्स आए थे, धीरे धीरे करके एलिमेंट्स और ढूंढा गया था, ठीक है, एकाएक नहीं बना था। तो उनमें ही एक लॉ ऑफ ऑक्टेव भी आया था जो न्यूलैंड्स ने देखा था, उन्होंने जो जो ऑब्जर्व किया था, जो चीज़ उन्होंने नोटिस किया था, वो चीज़ उन्होंने अपने लॉ में मेंशन किया था। उनके लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो अरेंज रहते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो अरेंज रहते हैं, मतलब एक के बाद, मान लीजिए किसी का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है, किसी का एटॉमिक मास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो एलिमेंट्स मेंशन रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई, या फिर नहीं ए बी सी डी तो ये तो कन्वे में हो जाएगा। मान लीजिए एटॉमिक नंबर किसी का है, या के लिख दिए, यहाँ पे पी लिख दिए, क्यू लिख दिए, एफ लिख दिए, जी लिख दिए, ठीक है। तो ये अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर, मान लीजिए ये है एटॉमिक नंबर और ये है एलिमेंट, इनका ये मानना था जॉन न्यूलैंड्स का ये मानना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास नॉट नंबर, नंबर वाला सिस्टम आपका आया था पीरियोडिक टेबल में, उससे पहले एटॉमिक मास को ही माना जाता था फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। वो अरेंज रहते हैं एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 6 7 8, ठीक है, ओ दे देते हैं और आर दे देते हैं और सी देते हैं,
ठीक है। अब उनका ये कहना था पहले कि जितना भी अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास है। दूसरा उनका ये कहना था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट उसका प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टी बोलिए या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है एट्थ एलिमेंट के प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिथियम को मिलाया गया है सोडियम के साथ, क्योंकि लिथियम जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वही प्रॉपर्टी आपका सोडियम दिखाएगा, ठीक है। फिर अगेन आगे में देख रहे होंगे आप, आगे में बेरियम को मिलाया गया है आपका मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। बोरॉन को मिलाया गया है एल्युमिनियम के साथ, कार्बन को मिलाया गया है सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन को फास्फोरस के साथ, ऑक्सीजन को सल्फर के साथ, और आपका आयरन को नहीं सॉरी आयरन नहीं होगा, ओनली है फ्लोरीन ओनली है फ्लोरीन मिलाया गया है आपका कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी फर्स्ट वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टी लास्ट वाले एलिमेंट के साथ मिलता है, ऐसा उनका मानना था। और फर्स्ट लास्ट वाला नहीं, एट्थ वाला फर्स्ट वाला का प्रॉपर्टी उसके गिन के 8वां वाला एलिमेंट के साथ मिलेगा। यहाँ से आप काउंट कीजिएगा तो आप बेरियम से देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला, यहाँ से 1 बेरियम से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में आपका मैग्नीशियम आ रहा है, तो बेरियम का प्रॉपर्टी आपका बेरिनियम का प्रॉपर्टी आपका मैग्नीशियम से मैच कर रहा है, ये उनका मानना था, ठीक है। और ये जो और उनके अकॉर्डिंग न्यूलैंड्स लॉ और लॉ ऑफ ऑक्टेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 से लेकर वो 8th एलिमेंट को ही देख रहे थे, ठीक है, इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला जाता है। उन्होंने स्पेसिफिक टेबल भी प्रिपेयर किया था इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेसिफिक टेबल भी प्रिपेयर किया था, लेकिन उनका ये लॉ मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, तभी पीरियोडिक टेबल आया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका जॉन्स न्यूलैंड्स। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रास, पीतल की संरचना क्या होती है, ठीक है। पीतल तो आप लोग जानते होंगे, पूछा जा रहा है कि जो पीतल ब्रास जो होता है जिसको इंग्लिश में पीतल को ब्रास बोलते हैं, वो किस चीज़ से बना हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि वो देखिए वो मिलावट से बना हुआ रहता है, नेचुरल एलिमेंट नहीं है वो ब्रास, पीतल जो बनता है वो नेचुरल एलिमेंट नहीं है। पूछा जा रहा है कि वो जो कॉम्पोजिशन है क्या वो 70% जिंक और 30% कॉपर होता है, 50% जिंक और 50% कॉपर होता है, या फिर 100% जिंक होता है, या 30% जिंक एंड 70% कॉपर होता है। तो देखिए इसका आंसर आपको ना याद करने के लिए आपको इसका परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका 30% जिंक एंड 70% कॉपर। वैसे होता 30 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग मिला के ऑप्शन में दे दिया गया है, और 70 भी नहीं होता है, 66 पॉइंट कुछ होता है। तो क्या किया है ना, यहाँ पे राउंड ऑफ करके दे दिया है कि भाई 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, किसका फॉर्मेशन में, ब्रास पीतल का फॉर्मेशन में। जहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ब्रास इज बाइनरी एलॉय, एलॉय मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, ठीक है, मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर, कॉपर और जिंक से बना हुआ रहता है, और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपका ब्रास से बने हुए रहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई आप लोगों ने देखा ही होगा, म्यूजिक वीडियो वगैरह में देखा होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है। देखिए वर्मी कंपोस्ट जानने से पहले मतलब किसका यूज किया जाता है ये तो आप देखेंगे ही, पर उससे पहले जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। देखिए वर्मी कंपोस्ट उस टाइप का कंपोस्ट होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए क्या होता है, मेन रोल जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थवॉर्म, जिसे फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, वो मेन रोल करता है इसको इंक्रीज करवाने में, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया, एल्गे, बैक्टीरिया नहीं लिखा हुआ है, एल्गे, अमीबा और वायरस लिखा हुआ है। एल्गे कभी भी आपका इंक्रीज नहीं करता है, वर्मी कंपोस्ट तो बनाने में बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। अमीबा भी नहीं करता है, अमीबा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये इसका आपका
फॉल्स इफेक्ट या फिर ट्रू इफेक्ट दोनों होता है, लेकिन सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करने में नहीं हेल्प करता है। और वायरस तो बिल्कुल नहीं करेगा, वायरस का वो काम ही नहीं है, वायरस इन्वॉल्व नहीं रहेगा ये सब चीज़ में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अर्थवर्म। अब जानते हैं वर्मी कल्चर क्या होता है। वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट एक ही बात है, ठीक है। देखिए वर्मी मतलब होता है वर्म और कल्चर मतलब होता है ग्रोथ, इसीलिए यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट जो लिखा हुआ है उसमें अर्थवर्म इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उस वर्म की बात हो रही है जो कल्टीवेशन में या फिर आपका प्रोडक्शन बढ़ाने में किसी भी फील्ड में अगर सॉइल अच्छा रहेगा, मतलब अगर आपका क्या बोलेंगे मिट्टी अच्छी रहेगी तो उपजाऊ भी अच्छा रहेगा, ऐसा कहा जाता है ना। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है किसको, अर्थवर्म को, ठीक है। अर्थवर्म को यूज किया जाता है। कंपोस्टिंग डन विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। द हैबिटेट हैबिट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट अर्थवर्म डिफर, हेंस नीड टू सेलेक्ट द प्रॉपर स्पीसीज फॉर द गिवन नीड। और इसके लिए स्पेशली आपको पता है जो अर्थवर्म है, केचुआ जिसको बोलते हैं, उसको स्पेशली लाया जाता है, सॉइल में छोड़ा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सॉइल को खाते हैं और उसके बाद जो उनके एक्सक्रीटा होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होती है और इसी से सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन नेचुरल इकोसिस्टम। बहुत इजी सवाल है कि पूछा जा रहा है कि ये चारों में से वो कौन सा है जो नेचुरल इकोसिस्टम फॉर्म करता है। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, वैसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आपका लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, जीवित है, जीवित प्राणी जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, और जो नहीं जीवित है मतलब क्या इसमें एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, ये सब दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और शांति से रह रहे हैं, वैसे को बोला जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गार्डन, क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। गार्डन बगीचा जो होता है वो हम लोग बनाते हैं, वो खुद से नहीं बनता है, वो नेचुरल मतलब क्या हो जाएगा, जो प्राकृतिक है, मतलब खुद से नहीं, हम लोग प्रिपेयर नहीं किए हैं, जो खुद ब खुद प्रिपेयर हुआ है, खुद ब खुद बना है, तो बगीचा नहीं होगा। बगीचा हम लोग लगाते हैं, खुद से बनाते हैं उसे। क्रॉप फील्ड्स या खेत, उसे भी हम लोग बनाते हैं, किसके लिए, अच्छे फसल उगाने के लिए और उससे कमर्शियल कमाई करने के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, कमाने के लिए, ठीक है। नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन है फॉरेस्ट, वन, जंगल जिसे कहा जाता है बहुत सुंदर दिखता है, उसे तो हम लोग नहीं बनाते। और जंगल आप देखिएगा तो हर जगह आपको दिखेगा बहुत सुंदर सुंदर, जैसे यहाँ पे एक जंगल का फोटो है, ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है जंगल जो है, या फिर आप फॉरेस्ट बोलिए, वन बोलिए, इसे आप नहीं बना सकते हो क्योंकि ये वास्ट नंबर में होता है, ठीक है। हाँ, इसे उजाड़ ज़रूर सकते हो, और लोग अभी उजाड़ भी रहे हैं अपने यूज़ के लिए। और प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं ना नेचुरल, एक समय ऐसा आएगा कि जो नेचुरल वर्ड है ना वो आपका पूरा मिट जाएगा अर्थ से, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, पेड़ जितना हो सके उतना लगाइए, आपके लिए भी फ़ायदा है और हमारे प्राकृतिक या प्रकृति के लिए भी फ़ायदा है, ठीक है। सृष्टि बहुत सुंदर है, मैं प्रकृति की बात कर रही हूँ, सृष्टि की नहीं, ठीक है। तो कुछ और मत सोचने लगिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड डैश, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सॉइल में अच्छा से प्लांट उगे, उसके लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन किसके, विटामिन और मिनरल्स के फॉर्म में चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं ना कि मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स अब सॉइल से, तो वो मिनरल्स कहाँ से आएगा, सॉइल में रहेगा तब तो आएगा। तो उसको इंक्रीज करवाने के लिए फर्टिलाइजर्स, ये मैन मेड चीज़ है फर्टिलाइजर्स, ठीक है।
जिसे हम लोग खाद बोलते हैं, वो डाला जाता है स्पेशली किसमें, सॉइल में डाला जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें क्या क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, फॉस्फोरस रहता है और उसके साथ और क्या रहता है। तो देखिए अगर आप देखिएगा मरकरी ये सब चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। हाँ मरकरी का ये सब चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जनरली उसका यूज़ होता है आपका थर्मामीटर वगैरह में यूज़ होता है आपका, देखे होंगे आप। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा पोटाशियम। एक एक करके क्यों देखना है, पोटाशियम ही सही आंसर होगा इसका, बाकी सब यूज़ नहीं होता है एज अ फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन कैसे यूज़ होगा। और देखिएगा फर्टिलाइजर्स का यहाँ पर डायग्राम में पिक्चर में देखिएगा, अगर हमको लगता है पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, ब्लर हो गया है, तो मैं बोल देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। फर्टिलाइजर्स ऊपर लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स, और उसको डिवाइड किया हुआ है 3 चीज़ में, नेचर ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसी में ये तीनों लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ दिए। ऊपर में नाइट्रोजन लिखा हुआ है, बीच में फॉस्फोरस लिखा हुआ है, थर्ड में पोटाशियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा पोटाशियम। पोटाशियम यूज होता है। अब थोड़ा दिमाग लगाएगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम ही क्यों, बाकी सब एलिमेंट्स क्यों नहीं, क्यों ये नहीं, क्यों ये नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि ये सब मिनरल्स का काम नहीं करते हैं। सॉइल में ये सब जो मिलाया जा रहा है एज अ फर्टिलाइजर्स आपका क्या है, नाइट्रोजन है, N2, फॉस्फोरस है और पोटाशियम है। ये सारे आपका एज अ मिनरल्स यूज किए जाते हैं सॉइल में, ठीक है, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्वीट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया इज लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, भारत की मीठी क्रांति स्वीट रिवोल्यूशन का शुभारंभ की उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था। किस चीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था, एक मिनट, किस चीज का उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्वीट रिवोल्यूशन या फिर मीठी क्रांति लाई गई थी इंडिया में, ठीक है। तो पिक्चर से तो पता चल रहा होगा कि स्वीट रिवोल्यूशन जनरली आया होगा आपका हनी से, लेकिन अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, कोकोनट वाटर, गुड़, नारियल का पानी, मिठाई और मिठाई का सामान। मिठाई और मिठाई का सामान के लिए रेवोल्यूशन थोड़ी होगा, ठीक है। बेसिकली देखिए यूज़ किया गया था हनी के लिए, ठीक है, हनी का प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए, क्योंकि हनी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे डेली टू डेली लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हनी। उसके लिए करवाया गया था आपका स्वीट रेवोल्यूशन या फिर मीठी क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हुआ क्या था, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी स्टेप टू एम्फसाइज द इंक्रीज इन हनी प्रोडक्शन। इसमें क्या हुआ था, हनी का जो प्रोडक्शन है ना, मधु का जो प्रोडक्ट जिससे मधु जो बन रहा है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए बेसिकली ये वाला रेवोल्यूशन या क्रांति करवाया गया था, जिसमें क्या हो रहा था, टू विद द इंक्रीज इन इनकम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो इंक्रीज बाय 15%। और इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्वमेंट था, इंडिया हनी मार्केट डिमांड इज इन USA, UA एंड यूरोप। अभी देखिए इंडियन हनी मार्केट का डिमांड इतना आगे तक पहुंच गया है, USA, UA और यूरोप तक पहुंच गया है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कैसे एक हनी लाके हनी दे रहा है, लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो हनी के रूप में नहीं ले रहा है, वो कुछ इस तरह के रूप में ले रहा है जिसे हम लोग पैसा कहते हैं, ठीक है। पैसा, हर चीज़ पैसे के लिए ही होती है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन मेड इकोसिस्टम फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। चलिए आ जाइए, पूछा जा रहा है फिर से सृष्टि के बारे में। सृष्टि मतलब प्रकृति के बारे में, ओके, नॉट सृष्टि, प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है कि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ह्यूमन मेड मतलब जिसे इंसानों ने बनाया है इकोसिस्टम, और नेचुरल इकोसिस्टम दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों कैसे अलग हैं, ठीक है, ये है आपका सवाल। पहला लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ओनली एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे एबायोटिक मतलब क्या होता है, आजीविक लिखा हुआ है। आजीविक मतलब जो जिंदा नहीं है,
वैसे चीज़ों के लिए, सिर्फ वैसे कंपोनेंट्स के लिए बनाया गया है, या फिर एब्सेंस ऑफ बायोटिक कंपाउंड कंपोनेंट्स, जैविक के लिए जो जीवित है उसके लिए उसका एब्सेंस, उसका अनुपस्थिति के लिए है, या फिर प्रेजेंस ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, या फिर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए है, या फिर द एब्सेंस ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, या फिर एब्सेंस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट है। मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में, ये चारों में से देखिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये होगा द प्रेजेंस ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे आप अगर देखिएगा नेचुरल इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक, जैसे जैविक और अजैविक, बायोटिक मतलब जैविक और अबायोटिक मतलब अजैविक, ठीक है। तो आप अगर इस पिक्चर में देखिएगा एक इकोसिस्टम है, पाउंड बना हुआ है, यहाँ पे तालाब बना हुआ है। आप अगल बगल देखिएगा तो सॉइल है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रीज है, ठीक है। तो ये ट्रीज आपके आ जाएंगे बायोटिक में, स्काई है, वाटर आपका एबायोटिक में आ जाएगा, जो जीवित नहीं है, पत्थर वगैरह लगा हुआ है अजीवित नहीं है, सॉइल लगा हुआ है अजीवित नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये एक इंटरैक्शन हो रहा है, देख रहे हैं आप, इंटरैक्शन हो रहा है। यहाँ पे मछली है, नीचे में बहुत सारे ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं, यहाँ स्नेक है, यहाँ पे डक वगैरह है, मतलब बर्ड्स वगैरह इन्वॉल्व में। यहाँ पे एक और आपका, आप ये पिक्चर में ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कितने सारे आपको ये दिख रहे हैं। इस पिक्चर को ना जूम करके एक बार देखिएगा, या फिर जूम कर दूं मैं ही, देखिए। अब आपका ये काम है, टास्क ये है कि इस पिक्चर में कितने सारे एबायोटिक नहीं सॉरी बायोटिक, जैविक या जीवित दिख रहे हैं आपको, वो आप मुझे गिन के बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे टर्टल है आपका, यहाँ भी टर्टल है, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक इंसेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे टैडपोल वगैरह है, ठीक है। तो ये आपका काम है, या आप बताइएगा मुझे ढूंढ के, ठीक है। देखिए एबायोटिक और बायोटिक दोनों के डिफरेंसेस ये है कि आपका बायोटिक में इन्वॉल्वमेंट लगभग, सॉरी एबायोटिक और बायोटिक नहीं, ह्यूमन मेड में क्या होता है कि जनरली नहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है सब सारी चीज़ों का, बायोटिक का भी और एबायोटिक का, लेकिन नेचुरल में आपका दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर आपका होगा द प्रेजेंस ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक और अजैविक दोनों घटनाओं की उपस्थिति, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पीटर हेलिन को किस चीज की आविष्कारक के रूप में माना जाता है, ठीक है। पीटर हेलिन इज कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ, किस चीज का इन्वेंटर उन्होंने किया था, क्या इन्वेंट किया था जो उन्हें किस चीज का इन्वेंटर माना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इन्वेंटर माना जाता है, वॉच का, ग्रामोफोन का, या फिर बैरोमीटर का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वॉच, ठीक है। पिक्चर आप देखिएगा तो ये है आपका वॉच नंबर 1, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है आपका ये ग्रामोफोन, और ये है आपका बैरोमीटर। पहले के ज़माने में वॉच कैसे दिखता था, देखिए वहाँ पे फर्स्ट नंबर डायग्राम है, कुछ उस तरह का वॉच वो डेवलप नहीं, इन्वेंट किए थे, डेवलप नहीं, इन्वेंट किए थे, आविष्कार किए थे, कौन, पीटर हेलिन ने, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिएगा नीचे में बनाया पिक्चर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक तरह का मैग्नेट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ग्रामोफोन आपने देखा होगा कुछ हॉरर मूवीज वगैरह में आपने स्पेशली देखा होगा, अगर 1920 याद है तो उसमें यूज हुआ है ये, जिसमें इसमें वो लीजा करके बोलता है, ठीक है, आवाज निकलता है, वो सुनने के लिए जाती है। और थर्ड है आपका बैरोमीटर, जो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वायरमेंट में कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन उतना ही था, 19 क्वेश्चन ही पूछे गए थे सहायकाचार्य के 6 to 8 वाले,
एग्जाम में, ठीक है। ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, इन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल, ठीक है। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वर्षा को, पानी को रोकने, ये रेनफॉल को मेजर करने के लिए। ओके, आपका इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है आपका बैरोमीटर, ऑप्शन बी है आपका रेन गेज, ऑप्शन सी है आपका थर्मोमीटर और ऑप्शन डी है आपका थर्मोग्राम, ठीक है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट में आगे देखिएगा हमारा ये रीसेंट करंट अफेयर का बुक है हम लोग का, झारखंड करंट अफेयर, जिसमें आपको आई थिंक जुलाई तक में, जुलाई या ये अप्रैल ना, जुलाई लिखा हुआ है, जुलाई तक में हुए जितने भी रीसेंट करंट अफेयर जितना जुलाई तक है, ये है बुक, ठीक है। रीसेंट करंट अफेयर में जुलाई तक 2024 जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर है झारखंड की स्पेशली, वो मेंशन इस बुक में। ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इसे आप ज़रूर खरीदिए। अगर आपको बुक स्टोर में नहीं मिल रही है तो आप देखिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम वैसे अगर बंद होने वाला है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, उसकी भी सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाली है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप नया बनाया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट अवेलेबल अपडेट्स के लिए आप बुक यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं मिल रही है कि बुक स्टोर में नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेरी के लिए नंबर दिया हुआ है 2, किसी में भी कर दीजिए, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप। जैसे आप नेक्स्ट पेज में आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप। इसमें आपको जितने भी सारी कोर्सेज हैं अवेलेबल है, जितने भी सारे कोर्सेज हैं आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से कोर्सेज खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये टेलीग्राम वाली चैनल है हमारी, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेशन, ठीक है। चलिए आ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट PYQ के साथ आते हैं, आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है, बाय।